हेलो एवरीवन, हम अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार आप लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी है जहां पर कुछ लोग जानबूझकर मुसीबत मोल लेते हैं, लेकिन कई लोगों के एक साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जाने अनजाने में वो अपने घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ जाते हैं। हमारी आज की कहानी में एक परिवार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा वर्ड जो हम हर दिन चलते फिरते यूज कर लेते हैं, उस वर्ड को बोलने की वजह से इस परिवार के ऊपर आई एक बहुत भारी मुसीबत। तो क्या था ये शब्द, क्या था ये वर्ड और कैसे इनके ऊपर मुसीबत आई, इसको जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, ताकि आपको भी पता लगे कि इस वर्ड को यूज करने से पहले आप भी 2 बार सोच लें और समझ जाएं। हमारी आज की कहानी फिर से होने वाली है राजस्थान से, और ये इंसिडेंट जोधपुर के आसपास के गांव का है जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। रीजन बीइंग, जिन्होंने हमसे स्टोरी शेयर की उन्होंने मुझसे साफ साफ ये कहा है कि हमारे गांव ये जगह का नाम बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि ये इनके परिवार का एक बहुत ही मतलब आप मान सकते हैं कि अंदरूनी हिस्सा है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये कभी इन्होंने आउट नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ शेयर किया तो हम उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे। तो वैसे तो ऐसा हर स्टेट में ही होता है, लेकिन राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जिनके अंदर एक जो मोहल्ला होता है वो पूरा मोहल्ला एक परिवार का ही होता है। मतलब ऐसे होता है कि जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बढ़ते गए और वो लोग पास पास में अपना मकान बनाते गए। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है अभिषेक ने। तो वैसे तो हर स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन राजस्थान के कुछ गाँव में ऐसे मोहल्ले हैं कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही एक परिवार है। मतलब मैं व्यवहार से परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक ही परिवार के लोग हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ, स्टोरी हमारे साथ शेयर की अभिषेक ने, तो अभिषेक का जो मोहल्ला है वो पूरी फैमिली इन्हीं की है। मतलब इनके जो परदादाजी थे उनके 4 भाई थे, फिर उन 4 भाइयों के 4-4 5-5 बेटे थे, फिर उनके भी बेटे हुए और हर बेटा अपना अलग अलग घर बनाता गया। तो इस तरह से जो पूरा मोहल्ले में 20-25 घर थे वो एक ही परिवार के थे, सब एक ही लीनियज के लोग थे। और इनका ही जो मोहल्ला था इनमें सभी के सभी रिश्तेदार थे, कोई चाचा है ना, ताऊ, इस तरह से इनका रिलेशन था। तो इस तरह से करके इनके पूरे परिवार में करीबन 70-80 लोग हैं और सभी पास पास अपने घर बनाते गए और पूरे मोहल्ले में करीबन 95% घर इन्हीं लोगों के थे। मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं कि पूरा का पूरा परिवार, यहाँ पर जो इंसिडेंट है उसको किसी एक आदमी ने विटनेस नहीं किया, इस पूरे मोहल्ले के परिवार के लोगों ने इस इंसिडेंट को विटनेस किया। और मैं इस चीज़ को भी आपको पहले बताता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट होने वाला है, जो आप लोगों ने बहुत टाइम से शायद ऐसा कोई इंसिडेंट सुना नहीं होगा। और किस हद तक लोगों के साथ ये पैरानॉर्मल घटनाएं हो सकती है वो आपको आज इस स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे इन स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं उस घटना पर जिसने इस पूरे परिवार को एडी से चोटी तक हिलाकर रख दिया। ये इंसिडेंट इन लोगों के साथ आज से करीबन 3 साल पहले 2022 में हुआ था। तो ये इंसिडेंट जो है वो अभिषेक के एक ताऊजी हैं जिनका घर अभिषेक के घर बिल्कुल टच होकर, मतलब पड़ोस वाला ही घर है, उनके घर में हुआ था, उनके साथ हुआ था। और इसीलिए अभिषेक को इनकी सारी डिटेल्स भी पता है। ये जो इनके ताऊजी थे, इनका एक ही बेटा था, इसका नाम था कुशाल। उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी वाइफ का नाम था प्रिया, और साथ में इनकी वाइफ जो थी यानी इनकी ताईजी। तो बेसिकली इस परिवार के अंदर टोटल 4 लोग थे। तो ताऊजी के किसी दोस्त की बेटे की शादी थी बाड़मेर के अंदर। तकरीबन 4-5 घंटे का सफर करके बाड़मेर पहुंचते हैं। 2 दिन ये लोग वहीं शादी में रुकते हैं, एक दिन शादी और दूसरे दिन बारात और दूसरे दिन रिसेप्शन। और रिसेप्शन खत्म करके इन लोगों को वापस आना होता है। तो रिसेप्शन वाली रात इन लोगों को करीबन 11 बज चुके थे वहां से फ्री होने में, और वहां से करीबन 4-4.5 घंटे का सफर तय करके इनको वापस अपने गांव पहुंचना था। तो इनके भैया ने कार पार्किंग से निकालकर जो शादी वाला गेट था थोड़ा सा आगे लगा दिया और ये लोग पैदल चलकर उस कार के अंदर बैठे। कार में बैठने के बाद जैसे ही कार चली और 5-10 मिनट के बाद ही जो इनकी प्रिया भाभी थी उनको बहुत तेज सिरदर्द होने लगा, हैवीनेस फील होने लगी, और साथ ही साथ उन्होंने रास्ते में 2-3 बार उल्टी कर दी। मतलब जब लोग चलना शुरू हुए तो आप मान लो 15-20 मिनट के अंतराल में उन्होंने 2-3 उल्टियां कर दी और उनकी बहुत तेज तबीयत खराब हो गई। सबको और प्रिया को भी यही लग रहा था कि शायद 2-3 दिन की थकान की वजह से और मोशन सिकनेस की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ जा रही थी उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो पीछे वाली सीट पर लेट गई, अपनी सास की गोद में अपना
अपना सर रख के। इनके भाई कौशल और उनके फादर इनके ताऊजी, इनके भाई गाड़ी चला रहे थे, ताऊजी आगे बैठे हुए थे और वो लोग यही कह रहे थे कि अभी हम लोग जब गांव पहुंच जाएंगे तो वहां पे जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जिसको आई थिंक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, वहां पर चल के एक बार इसको दिखा लेंगे, डॉक्टर दवाई वगैरह दे देगा तो इसको आराम आ जाएगा। इस तरह से ये लोग करीबन रात के 3 बजे के आसपास अपने गांव पहुंचे और इन्होंने सीधी गाड़ी लगा दी स्वास्थ्य केंद्र पर, यानी जो हॉस्पिटल था वहां का, उस पे गाड़ी लगाई, प्रिया को उतारा और जैसे ही प्रिया उतरी 2 मिनट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो, कोई उल्टी वुल्टी जैसा कोई सीन नहीं था। तो उन्होंने बोला कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो वो कहते कि नहीं, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर की ज़रूरत है, शायद मोशन सिकनेस की वजह से, यानी गाड़ी में चलने की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी, हम लोग अब घर चल सकते हैं। फिर ये लोग वहाँ से निकल लिए, रात को करीबन 3:30 बजे तक ये घर पहुँचे और उसके बाद सब लोग जाके अपना सो गए। सुबह सब उठते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा मोहल्ला इनकी फैमिली थी, तो सुबह उठकर घर के बुजुर्ग लोग, घर के सेम एज के लोग एक साथ बैठ जाया करते थे और आपस में बातचीत किया करते थे। तो रात को प्रिया के साथ जो हुआ, वो जो कुशाल था उसने सारे अपने भाइयों को बताया कि ऐसे यार कल रात को हम आ रहे थे और तुम्हारी भाभी की तबीयत एकदम से खराब हो गई, फिर हम वहाँ स्वास्थ्य केंद्र गए, वो सारी चीज़ें जो भाइयों के अंदर चलती हैं। इस तरह से अभिषेक को इस बारे में पता लगा। खैर, इसके कुछ दिनों तक सबकी लाइफ नॉर्मल ही चल रही थी, लेकिन इसके बाद एक दिन की बात है कि प्रिया और उनकी सास दोनों मार्केट गए हुए थे कुछ सामान लेने। ये लोग अपना सामान खरीद कर वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में पैदल चलते चलते अचानक से प्रिया की तबीयत वापस से खराब हुई। उसको वैसा ही फील हुआ जैसा उस दिन उस रात को उसे हो रहा था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो वो फुटपाथ के ऊपर अपना सर पकड़कर बैठ गई कि उसका सिर बहुत तेज दुख रहा था। प्रिया की सास एकदम से घबरा गई कि इससे चलते चलते एकदम तबीयत खराब कैसे हुई, बट फिर उनको लगा कि शायद उनकी बहू प्रेग्नेंट है। उन्होंने घर पे कॉल किया तो ये सभी लोग वहां पर पहुंचे, अभिषेक भी उनमें साथ में ही था। जब वहां पर पहुंचे तो अभिषेक ने देखा तो जिनकी प्रिया भाभी थी वो फुटपाथ के ऊपर आलती पालती मारकर बैठी थी, उसने अपना सिर यूं पकड़ा हुआ था और बिल्कुल सड़क के सामने की तरफ देख रही थी। उसको ऐसा देखकर अभिषेक को भी एकदम से अजीब सा लगा, बट फिर सब लोगों ने उसे उठाया और सीधा हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर के पास पहुंचे, वहां पर टेस्ट वगैरह करवाया तो पता लगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो वो प्रेग्नेंट है और ना ही उसकी बॉडी में ऐसे कोई साइन है जिसकी वजह से उसका सिर दर्द हो रहा हो या फिर ऐसा कुछ हो रहा हो। फिर डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है ऐसे जी वगैरह मचला गया हो, तो उसने कुछ दवाइयां देकर इनको वापस से घर भेज दिया। घर आके उसको सुला दिया गया। जब सारे परिवार वालों को पता लगा तो एक एक करके सब लोग आने लगे, उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे और इस तरह से 1-2 दिन गुजरे। 1-2 दिन तक भी उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया तो वापस से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर से वही चीज, सारे चेकअप हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ प्रिया का बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। वो बिल्कुल सहमी सहमी रहती, बिल्कुल चुपचाप सी रहती, कोई बात करता तो उसको वो जवाब नहीं देती और धीरे धीरे उसका बिहेवियर बच्चों की तरह होता जा रहा था। जब उसको दवाई दी जाती तो वो दवाई लेती नहीं, बोलती कि दवाई नहीं लूंगी, बहुत कड़वी है। और कभी 1-2 बार उसको दवाई दी तो उसको बिल्कुल थूक देती थी, जैसे छोटे बच्चे दवाई थूक देते हैं। इवन हालत यहाँ तक आ गई थी कि कुशाल को जबरदस्ती पकड़कर प्रिया को दवाई देनी पड़ती थी। सब लोगों को लगा ऐसा कैसा बिहेवियर हो गया इसका। इसके शायद 2-3 दिन बाद ही एक रात कुशाल की रात को करीबन 2 बजे के आसपास आंख खुलती है। जैसे उसकी आंख खुलती, उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ती है। वो एक जगह बैठी हुई थी और बैठकर वो हवा में किसी से बातें कर रही थी। वो ऐसी बातें कर रही थी जैसे किसी बच्चे को वो कहानी सुना रही हो, कछुए और खरगोश वाली, और बार बार हवा में बातें करते हुए ताली पीट रही थी, जैसे हम छोटे बच्चे को ताली बजा के खिलाते हैं ना, बिल्कुल वो इस तरह से उस हवा में उस तरह से एक्ट कर रही थी। कुशाल को लगा कि ये क्या कर रही है। वो उठकर उसके पास गया और उसको हिलाते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो। लेकिन उसको कुछ बोलने की जगह वो बिना जवाब दिए बेड पर आकर सो गई, जैसे बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं ना, कोई ध्यान ही नहीं है। वो एज इट इज ऐसे के ऐसे आके सो गई। सुबह उठकर उसने सबको ये बात बताई कि रात को क्या हुआ, मतलब अपने घर वालों को। तो घर वालों ने कहा कि हो सकता है उसके दिमाग के ऊपर लोड पड़ गया हो, क्योंकि हम लोगों ने सारे टेस्ट करवा लिए, टेस्ट सब नॉर्मल हैं। ऐसा हो सकता है कि उसको एक्सपेक्टेड हो कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं निकली तो हो सकता है उसको थोड़ा सदमा लगा हो और उसकी वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। उनकी बात सुनकर कुशाल शांत तो हो गया, लेकिन वो कन्विंस नहीं था। इस दिन के बाद से कुशाल प्रिया के ऊपर नजर रखने लगा। अब 2-3 रात कंटिन्यू कुशाल उठता और देखता तो उसकी बीवी यही सेम हरकतें करती, हवा में बात करना, बच्चे बच्ची तरह तालियां बजाना, और वो उसको कुछ नहीं बोलता, बस वो उसको ऑब्जर्व करता रहता। करीबन आधा 1 घंटा तक वही हरकतें करती और फिर चुपचाप सो जाती, बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाते उस तरह से। सिर्फ इतना ही नहीं,
प्रिया का बिहेवियर अब दिन में भी चेंज होने लगा था। वो करीबन दिन में कुछ देर के लिए 2-1 घंटे या 2-3 घंटे के लिए नॉर्मल रहती थी, जिस टाइम पर वो अपने सारे काम किया करती थी। और उसके बाद वापस से वो अपने एक ज़ोन में चली जाती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, खाना-पीना उसने कम कर दिया था। उसकी हरकतें देखकर घरवालों को ये लगने लग गया था कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर की चीज़ है। लेकिन वो इतनी खतरनाक होगी, इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था। अब एक रात को कुशाल की आँख खुलती है। वो उठता है और देखता है कि प्रिया आज कमरे में नहीं है। वो उसको चारों तरफ ढूंढता है घर के अंदर, लेकिन उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। और तभी उसे छत के ऊपर से किसी की हंसने की आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं, प्रिया की थी। वो भागकर छत पर जाता है और छत पर जाके जैसे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने उस छत की जो दीवार थी, उसके ऊपर प्रिया बैठी हुई थी और वो हवा में बातें करते हुए हंस रही थी। जो सबसे अजीब बात थी कुशाल के लिए वो ये थी कि प्रिया बिल्कुल अपने बाल खोलकर बैठी हुई है। उसने राजस्थानी घाघरा, लुगड़ी और कुर्ती ये पहनी हुई है, लेकिन इससे पहले कभी भी उसने ड्रेस नहीं पहनी थी। प्रिया हमेशा साड़ी ही पहना करती थी। और इस चीज को देखकर कुशाल को बहुत शौक लगा। उसे लगा कि कहीं प्रिया नीचे ना गिर जाए। वो प्रिया को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा और जैसे उसकी तरफ भागा, प्रिया अचानक से कुशाल के ऊपर ही कूद गई। और एकदम से जब उसके ऊपर कूदी तो कुशाल अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो नीचे फिसल के गिर गया और उसका सिर किसी चीज से टकराया और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गया। सुबह अपने आप करीबन 6 बजे के आसपास उसकी आंख खुली। वो उठकर अपने कमरे में आया और आकर देखा तो प्रिया बिल्कुल आराम से सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सब देखकर कुशाल का दिमाग खराब हो गया था, लेकिन वो उसी की बीवी थी, वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। आई होप आप लोगों का इंटरेस्ट स्टोरी के अंदर डेवलप हो रहा होगा। और ऐसी एक और रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी मैंने लिखी है, यक्षिणी के ऊपर बेस्ड, जहां पर एक लड़का अपनी प्रेमिका को ढूंढता है और उस प्रेमिका को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है एक यक्षिणी के पास। वो उस यक्षिणी की साधना करता है, उसे पा भी लेता है, लेकिन उससे किए हुए वादों को वो नहीं निभा पाता है। क्या होता है उसके साथ, कैसे बचता है वो उस यक्षिणी से, ये सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। ये हमारी पहली बुक है। ये बुक लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत हम लोगों ने की है। तो सपोर्ट ज़रूर करें। आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों से परचेज कर सकते हैं। इतना सपोर्ट करें कि ये बुक बेस्ट सेलर्स में आ जाए और हम ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहें। आपके सजेशंस होंगे, उनके ऊपर हम लोग ऐसी और बुक्स पब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे, ताकि आप लोगों को मजा आए। तो जरूर 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 सपोर्ट करें। यक्षिणी द कर्स ऑफ डिजायर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर ये बुक अवेलेबल है। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप वहां से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद एक दिन रात को ताई जी की आंख खुलती है और वो पानी पीने उठती है। पानी पीने के लिए वो आंगन में आती है और जैसे ही वो आंगन में आती है, उन्हें किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है, छन छन छन। और जैसे वो उस आवाज की तरफ देखती है, अब आप अपनी आंखें क्लोज कर लें और एक बार उसी जगह पर पहुंच के इमेजिन करें। जैसे ही वो उस आवाज की तरफ देखती है, उन्हें अपने घर के एक कोने में एक शैडो खड़ी हुई दिखाई देती है। करीबन 6 फीट लंबी एक औरत की शैडो, जिसने राजस्थानी सूट पहना हुआ था। उन्हें उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो औरत खड़ी हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। और उनको देखकर उनकी तो सांसें फूल गई। वो पूरी तरह से घबरा गए और घबराते हुए एकदम से बहुत तेज चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर सारे घर वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। सिर्फ प्रिया ही वहां पर नहीं आई थी, बाकी सब घर वाले इकट्ठा थे। अगर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने वो आवाज सुनी और एक औरत को वहां पर खड़े हुए देखा। सब लोगों को ये तो था कि घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट उन्होंने कहा कि आपको शायद कुछ वहम हो गया होगा, देखो वहां पर कोई भी नहीं है। पूरा घर उसके बाद छाना गया, कोई भी नहीं था। प्रिया भी अपने कमरे के अंदर आराम से सो रही थी। और कुशाल को लगा तो सही कि कुछ तो है, बट इतना क्लियर किसी ने कुछ नहीं देखा था, तो उन्होंने इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इधर ताई जी डैम श्योर थी कि उन्होंने वाकई में किसी को यहाँ पर देखा है। अब ये बात अगले दिन परिवार में सबको पता चली। जब बातचीत हुई तो सबके मन के अंदर डर फैल गया था। फिर इसके बाद इनके घर में चीजों की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जो भी चीज या एंटिटी इनके घर में थी, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाना शुरू कर चुकी थी। अगली रात
जब सब लोग सो रहे थे तो उनके घर में अचानक से किसी औरत के रोने की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत दर्द के अंदर औरत रो रही हो। ताऊजी ताई जी उठे, उन्हें लगा कि शायद प्रिया रो रही है। वो भागकर कुशाल के कमरे में गए तो देखा प्रिया तो आराम से सो रही थी, लेकिन कुशाल भी जगा हुआ था। और वो तीनों माँ बाप बेटे ये देख रहे थे कि घर में आवाज किसकी गूंज रही है। उन्होंने पूरे घर को तलाशा और थोड़ी देर में आवाज आने बंद हो गई। जब कुछ नहीं मिला तो सब लोग भगवान का नाम लेकर जाकर अपने अपने कमरे के अंदर सो गए। डॉक्टर को दिखाया, पूजा वगैरह इन्होंने करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब इनके घर में चीजों की इंटेंसिटी धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हो गई थी। एक दिन की बात है, ताई जी अपने घर के आंगन के अंदर बैठकर सब्जियां काट रही थी कि तभी उन्हें अपनी किचन में किसी एक बर्तन के गिरने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि शायद बिल्ली आ गई है। वो जाकर किचन में देखती हैं तो उनकी आंखों के सामने एक एक करके रैक से प्लेट्स गिर रही हैं, ग्लास गिर रहे हैं और पूरी किचन से उनकी आंखों के सामने सामान धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरे जा रहा है। वो उस टाइम पर घर में सिर्फ प्रिया थी और वो थी, घर में कोई भी और नहीं था। वो बुरी तरह से डर जाती है और भागते हुए चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलती है। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उनके जो रिश्तेदार है वो वहाँ आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो उनको बताती कि ऐसा ऐसा हुआ। सब लोग घबरा जाते हैं, वो उनको साथ लेकर अंदर पहुंचते हैं और जाकर देखते तो वाकई में किचन में सारा सामान बिखरा हुआ था। ताई जी तो घर से बाहर आ गई थी, लेकिन प्रिया घर से बाहर नहीं निकली थी। वो अंदर जाते हैं, उसके रूम में देखते हैं तो प्रिया अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। बर्तन गिरने की आवाज से जैसे उसकी नींद पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। सब लोगों ने उन्हें समझाया, थोड़ा ढांढस बधाया, उसके बाद किचन का सामान वापस से जमाया गया। और अब करते भी क्या, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। इसके अगले दिन ही शाम के टाइम पर कुशाल, उनके फादर, उनकी मदर सब बैठे हुए थे। प्रिया अपने रूम में अंदर थी और तभी इन लोगों को अपने घर के बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आती है। आप सभी लोगों ने कुत्तों के रोने की आवाज सुनी होती होगी, है ना? और आपको पता भी कि लोग कैसे उन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो एकदम से बहुत सारे कुत्ते रोने लगे। तो एक गेट खुलकर घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि इनके घर के बाहर करीबन 8-10 कुत्ते जमा हैं और वो इनके छत की तरफ देखकर, सभी के सभी एक साथ छत की तरफ देखकर रो रहे हैं। अब एक कुत्ता देखे, 2 कुत्ता देखे तो समझ में आता है, 8-10 कुत्ते एक डायरेक्शन में देखने से उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है और उसको देखकर वो बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। उन सबने भी उधर देखा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इन लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा था कि कुछ ना कुछ है इस घर में जो सिर्फ इन कुत्तों को दिखाई दे रहा है। अब जब ऐसे रोने लगे तो आसपास के सारे रिश्तेदार भी निकल कर आए, तो उन्होंने पत्थर मार के उन कुत्तों को भगाया। उन कुत्तों को भगा कर ये लोग जैसे वापस अपने घर में आए तो उनके घर के अंदर जितनी भी लाइट थी वो सब फ्लिकर करने लगी। वो इस तरह से फ्लिकर कर रही थी कि जो भी कोई एंटिटी है अब वो अपनी प्रेजेंस को इस घर में प्रॉपरली फील करवाना चाह रही है। ये वैसी फ्लिकरिंग नहीं है जो लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से होती है। सब लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अगले कुछ दिनों तक ये चीज़ लगातार होती थी। शाम के टाइम पर इनके घर के बाहर कुत्ते आते, वो रोते और घर के अंदर लाइट अब दिन में, रात में, किसी भी टाइम पर फ्लिकर करना शुरू कर चुकी थी। और इधर प्रिया का वेट भी करीबन 7-8 किलो कम हो चुका था। सडनली 2-3 दिन में उसका वेट बहुत ड्रॉप हो गया था जब से इन चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ी थी। कुशाल भी बहुत परेशान था, उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे, लेकिन किसी की कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था किसी को भी। फिर और ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना, शुरू-शुरू में हम चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ढूँढते हैं, वो भी शायद इनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन अब एक रात करीबन 2 ढाई बजे के आस-पास आँख खुलती है ताऊ जी की। पानी पीने के लिए अपने आँगन में बाहर आते हैं और जैसे वो आँगन में बाहर आते हैं, मैं फिर से आपसे कहूँगा आँखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप वहीं पर हैं। तभी आपको इस स्टोरी का एक्सपीरियंस होगा, इस इंसिडेंट का एक्सपीरियंस, इसकी इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस होगा। तो ताऊ जी बाहर आते हैं और जैसे वो पानी पी के ग्लास मटके पर रखते हैं, उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। एक बच्चा जो दर्द में करा-करा कर रो रहा हो और थोड़ी देर के बाद वो आवाज अचानक से एक बच्चे के हंसने की आवाज में बदल जाती है। वो तो घबरा जाते हैं, चारों तरफ देखते तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो घर का पूरा आंगन छानते हैं और फिर से उन्हें उस बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो उन्हें उस आवाज का सोर्स अपने घर की छत पर दिखाई देता है। वो धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाते हैं और छत पर चढ़ते ही जैसे वो सामने देखते हैं कि मान लो उनकी सांसें थम गई। एक छोटा बच्चा रात को 2 बजे उनकी छत पर खेल रहा है। उस बच्चे का एक पैर नहीं और पूरा खून में लथपथ है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाइट की तरह चमक रही है और वही बच्चा कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। उस बच्चे का ध्यान इनके ऊपर नहीं था, लेकिन वो उस बच्चे को देखकर बुरी तरह घबरा गए थे और वो कुछ सोच पाते उससे पहले उनके पीछे से एक आवाज आती है,
जैसे ही आवाज़ आती है वो पीछे घूमकर देखते हैं और पीछे घूमकर देखते मान लो उनको एक हार्ट अटैक आ गया। उनके जस्ट पीछे उनकी बहू प्रिया खड़ी हुई थी। उसने राजस्थानी सूट पहना होता, बाल उसके खुले हुए थे और उसकी बिल्कुल लाल शाह आंखें उनको देखकर चमक रही थी। ये सब देखकर ताऊजी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने बहुत तेज चिल्लाते हुए वहां से भागे और भागते भागते बेहोशी की हालत में सीढ़ियों से गिर गए। उस टाइम पर वो इतना तेज चिल्लाए थे कि आसपास के 2-3 घरों के जितने भी लोग थे वो सब उनकी चीख सुनकर इनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। कुशाल भी उनकी आवाज सुनकर बाहर भागकर आया। उसने आकर देखा कि उसके पिताजी सीढ़ियों के ऊपर बेहोश पड़े हुए हैं। कुशाल उनको उठाकर नीचे लेकर आया। वो बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं थे। उनको बिठाया गया, पानी पिलाया, थोड़ा रिलैक्स किया गया। 15-20 मिनट गुजरे, फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा। ये सब सुनकर कुशाल वापस ऊपर भागा देखने की प्रिया वहां है या नहीं। वहां कोई भी नहीं था। वापस से अपने रूम में भागा तो देखा उसने कि प्रिया तो अपने बेड के ऊपर आराम से सोई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल अपने नॉर्मल कपड़ों के अंदर ही थी। लेकिन अब उनकी बात को, उनकी हालत देखकर कोई भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता था। घर के तीनों मेंबर ने एक्सपीरियंस कर लिया था। पिछले दिनों से जो इवेंट्स हो रहे थे, कुत्तों का आकर रोना, लाइटों का फ्लिकर करना, सब लोग को बहुत बुरी तरह डर लगा था कि घर में कौन सा संकट आ गया है। जैसे तैसे करके इन लोगों ने वो रात गुजारी। अब सबको ये समझ में आ चुका था कि प्रिया को ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और अब उसे कहीं ना कहीं लेकर जाना पड़ेगा। तब इनके परिवार में जिनके पितृ देवता थे, यानी जो कुल देवता होते हैं या पितृ देवता होते हैं, उनको बहुत माना जाता है। और इन्हीं की जो एक ताईजी है, उनके शरीर में कई बार इनके वो पितृ देवता आते हैं। तो इस इंसिडेंट के 1-2 दिन के बाद इनके घर के अंदर एक पूजा चल रही थी और उस पूजा के दौरान अचानक से इनकी ताईजी के अंदर इनके वो पितृ देवता आते हैं। अब अगर आपने सीन देखा तो जैसे पितृ देवता आते हैं, सर घर के सारे लोग जो हैं वो उनको ढोक देने लग जाते हैं। और इतना होने के बाद वो एकदम से प्रिया को अपने पास बुलाते हैं। प्रिया उनके पास आते और आते ही वो बिना कुछ बोले सीधा उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू करते हैं और बोलते हैं, बताओ कौन है तू, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। परिवार के सारे लोग शॉक थे कि एकदम से सब क्या हुआ। और उधर प्रिया फिर अचानक से अपनी एक आवाज बदलती है और एक भारी आवाज में, आवाज औरत की थी और उस भारी आवाज में वो बोलती है, कौन जाऊं, हिकाई भी कर लियो, कौन जाऊं, मैंने लेर क्यों आया छाट है। मतलब वो ये कह रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए थे। ये सुनने के बाद इनकी जो ताईजी थी, जिनके अंदर वो पितर आए हुए थे, उन्होंने प्रिया भाभी को वापस से थप्पड़ मारना शुरू किया और थप्पड़ मारते मारते उनकी चोटी पकड़ के वो उनको इनके घर से करीबन 300 मीटर दूर एक जगह थी जिसको लोग राम चौकी बोला करते थे। उस राम चौकी पर एक पीपल का पेड़ था और इनके इस मोहल्ले में जब भी किसी की मृत्यु हो जाया करती थी तो चिता जलाने के बाद उसकी अस्थियों को उस पेड़ पे ही लटका दिया जाता था जब तक ये लोग हरिद्वार नहीं जाते थे। वो से वहां ले जाकर उसको धक्का दिया, वो नीचे पेड़ के पास में गिरी और फिर उसका सिर पकड़कर वो बैठी रही। करीबन 5-10 मिनट तक यही चलता रहा। वो उसका सिर पकड़कर बैठी रही और फिर प्रिया भाभी को एक उल्टी होती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये सारा का सारा मंजर इनका पूरा परिवार वहां पर खड़े होकर देख रहा था। इसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। सब लोग अपने पितृ देवता को प्रणाम करने लगे और जाकर उन्होंने प्रिया को संभाला। इसके बाद वो प्रिया को हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर उसकी दवाई वगैरह हुई और फिर उसे लाके घर पर सुला दिया। इसके बाद सभी लोग इकट्ठे हुए, ये लोग परिवार वाले, और बातचीत करने लगे कि पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार में पता नहीं क्या क्या हो गया है। इसके बाद करीबन 10-15 दिन बीत गए। प्रिया अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी, पहले की तरह काम करती थी, खाना खाती थी और सब लोगों ने एक रिलीफ की सांस ली थी कि चलो ये जो भी मुसीबत थी वो हमारे पितृ देवता ने ही दूर कर दी है। और अब इस बातचीत को, इस इंसिडेंट को भी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने भुला दिया था। लेकिन फिर एक दिन प्रिया इन्हीं में से अपनी किसी एक ननद के साथ पार्लर गई हुई थी। वो पार्लर गई, थोड़ा जो भी उसका काम वगैरह था वो करवा के वापस घर पर आई और जैसे घर के पास आने लगी अचानक से फिर से उसका शरीर भारी होने लगा, एकदम से बॉडी हैवी हो गई, सिर में दर्द होने लगा। वो अपनी ननद से बोलती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो जल्दी जल्दी लेकर अपनी भाभी को अपने घर पहुंची और जैसे प्रिया ने अपने घर के आंगन में कदम रखा वो एक बहुत तेज आवाज में हंसने लगी और ये आवाज प्रिया की नहीं थी। उस टाइम पर घर में सिर्फ ताऊजी और ताईजी ही थे। ये आवाज सुनकर वो भागते हुए चौक के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि प्रिया उनके सामने खड़ी हुई है और फिर प्रिया वापस से उसी आवाज में बोलती है, हे लोग, मैंने निकाल तो दियो लेकिन मैं पाछी आ गई। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगती है। उसकी आवाज सुनकर ताऊजी बहुत तेज चिल्लाते हैं और वापस से सब लोग, घर के आसपास लोग भागते हुए इनके घर की तरफ आते हैं और आकर देखते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसने बोला
और वहां प्रिया खड़े होकर बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में उनसे बात कर रही थी। ताऊजी और ताईजी सबको ये विश्वास दिलाने में लगे हुए थे कि वापस से भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन सब लोगों ने प्रिया को देखा तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। किसी ने भी उनकी इस बात पे विश्वास नहीं किया, लगा कि ऐसा हो सकता है आपको पुरानी चीजों की वजह से थोड़ा सा भ्रम हो गया हो, लेकिन देखो तो बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से कहकर वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद पूरे शाम तक कुछ भी नहीं हुआ। रात को कुशाल अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था कि करीबन 3 बजे उसे अपने चेस्ट के ऊपर बहुत हैवीनेस फील हुई, जैसे किसी ने कोई बहुत भारी चीज उसके सीने के ऊपर रख दी हो। बेचैन होकर जब उसने आंख खोली तो उसकी हालत खराब हो गई। उसके छाती के ऊपर प्रिया बैठी हुई थी, वही राजस्थानी कपड़ों के अंदर, बिल्कुल लाल आंखें, बाल बिखरे हुए, काले होठ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इमेजिन करके देखो प्रिया के कंधे के ऊपर वही बच्चा बैठा हुआ था जिसे ताऊजी ने देखा था, जिसका एक पैर नहीं था और उसकी भी लाल आंखें चमक रही थी। काटो तो खून नहीं। कुशाल की जिंदगी में मतलब ये ऐसा पल था जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आप भी इमेजिन करके देखें, रात को 3 बजे आपकी एकदम से आंख खुलती है और आपकी आंखों के सामने ये मंजर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने दोनों हाथों से कुशाल का गला दबाने की कोशिश कर रही थी और गला उसने इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि कुशाल की आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो छटपटा रहा था और छटपटाते वो बेड के ऊपर हाथ पैर मार रहा था, और हाथ पैर मारने की आवाज से इसके जो मम्मी पापा थे यानी इनके जो ताऊजी ताईजी थे, वो भागते हुए कुशाल के कमरे तक आते हैं। आकर उन्होंने देखा तो देखा प्रिया कुशाल के ऊपर बैठी हुई, उसको खींच खींच कर हटाने लगे, लेकिन दोनों मिलकर भी प्रिया को कुशाल के शरीर के ऊपर से हटा नहीं पा रहे थे। यहाँ जो इनके ताऊजी थे, उनको उस प्रिया के कंधे के ऊपर बैठा वो बच्चा भी दिखाई दे रहा था, जो इनके ताऊजी की तरफ देखकर हंस रहा था। उसको देखकर वो वैसे बहुत बुरी तरह घबरा रहे थे और उसको टच करने में भी डर रहे थे, लेकिन ताईजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी ताकत से प्रिया को खींचने में लगी हुई थी और साथ साथ चिल्ला रही थी। और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के इनके जितने रिश्तेदार थे, वो सब रात को करीबन 3 बजे इनके घर पर पहुंचते हैं। और पहली बार सब लोगों ने प्रिया को उस राजस्थानी लुक में देखा था जिसकी ताऊजी और ताईजी बात किया करते थे। एक बार तो सब लोग उसको देखकर घबरा गए, लेकिन उन सभी लोगों को सिर्फ प्रिया दिखाई दे रही थी। वो बच्चा सिर्फ कुशाल और उसके फादर को ही दिखाई दे रहा था। वो भागते हैं, प्रिया को पकड़ते हैं, और जैसे होता ना एक हाथी के बराबर ताकत आ गई हो। 5-6 लोग मिलकर भी उसको हिला नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से सभी लोग उसको खींचकर कुशाल के ऊपर से बाहर उतारते हैं। तब कहीं जाकर कुशाल थोड़ी देर नॉर्मल होता है, उसको सांस आना शुरू होती है। वो कुशाल को वहां से उठा के साइड करते हैं और तभी प्रिया वापस उस बेड के ऊपर चढ़कर कूदने फादने लगती है। दीवार पर अपना बहुत तेज तेज सिर मारना शुरू करती है, अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोचती है, अपना मांस नोचना शुरू कर देती है, और नोचते नोचते एक वही भारी आवाज में बोलती है, फिर सारा मैंने बाहर निकालोला, सबने मार दियोली सबने। ये देखकर फिर से 5-7 लोग आदमी जो थे उसके ऊपर टूट पड़े और उसको जैसे से पकड़ के वहां पर बांध दिया। बांधने के बाद उसे एक कोने के अंदर बिठा दिया, पर वहां पर भी बैठे बैठे वो बहुत तेज मचल रही थी, कभी हंस रही थी, कभी चिल्ला रही थी। उसके जहां घाव हो गए थे वहां से खून बह रहा था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाकर उसका ध्यान रख सके। करीबन 4-4:30 बजे के आसपास अपने आप प्रिया बेहोश हो गई। ये सब देखने के बाद थक हार के गांव के जो एक संत थे, साधु थे, उनको बुलाया गया। उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं इन सब चीजों में मैं डील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पास में एक और गांव है, वहां पर एक भूपा रहता है। भूपा मारवाड़ी में वही आप चाहो तो साधक बोल सकते हो, तांत्रिक बोल सकते हो, ओझा कई लोग बोलते हैं, एक ही बात है, सब लोग नाम अलग अलग हैं। तो वो लगा कि वो वहां पर है, उनके पास हनुमान जी की सिद्धि है और वो इसकी काट कर सकते हैं, आप इसको वहां पर ले जाओ। इन सब ने आओ देखा ना ताओ, 4-5 गाड़ियां भर के पूरा परिवार प्रिया को लेकर उस मंदिर पे पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वो हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मंदिर था। वहां पर बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी और एक बहुत बड़ी जोत वहां पर जल रही थी। वहां के जो मेन पंडित जी साधु थे, जिनके बारे में इनको बताया गया था, ये लोग उनसे जाकर मिलते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या इनके परिवार में चल रहा है। उस टाइम तक भी प्रिया बेहोश थी। वो उसको देखते हैं और देखने के बाद बोलते हैं कि आप लोग सभी अभी बाहर बैठो, करीबन 2 घंटे का समय लगेगा, मुझे अपनी तैयारी करनी है, उसके बाद ही मैं इसका कुछ कर पाऊंगा। ये सब लोग बाहर बैठकर इंतजार करने लगे और आपको समझ में आता है कि जब ऐसा समय होता है तो एक एक मिनट भी एक एक घंटे की तरह गुजरता है। इनको तो 2 घंटे इंतजार करना था। करीबन 2-2.25 घंटे इंतजार करने के बाद वो बाबा जी अपने चेलों के साथ वहां पर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर चलिए। प्रिया भाभी को लेकर उनके चेले, जब तक प्रिया को भी होश आ गया था, लेकिन ऐसे उसका कोई बिहेवियर नहीं था, वो अंदर गए। एक हॉल था जहां पर हनुमान जी का मंदिर था, उनकी मूर्ति लगी हुई थी, और वहीं उसी के सामने उन्होंने सारी पूजा की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने प्रिया को एक घेरे के अंदर बिठाया और उसके चारों तरफ दिए जला दिए। ये दिए जलने के 1 मिनट बाद ही
प्रिया के अंदर वापस से वही एंटिटी जो भी कुछ थी वो आ गई और आकर अपने हाथ पीटने लगी और बोलने लगी कि मैं इन्हें ले जाऊं ली, मैं सब ना मार दूं ली, मैं सब ना मार दूं ली। वो बुरी तरह से बिहेव कर रही थी। जैसे उन्होंने बाबा जी ने उसको ये करते हुए देखा, उन्होंने गंगा जल लिया, उसके ऊपर छिड़का, फिर उन्होंने पंचामृत और अष्टगंध जैसे उसके ऊपर छिड़का, वो वापस से बिल्कुल शांत हो गई। फिर उन्होंने उसके माथे के ऊपर लाल चंदन का एक टीका लगाया और फिर अपनी पूजा वगैरह क्रियाएं वगैरह करना शुरू की और 1 घंटे तक उन्होंने बहुत सारी चीजें उनके शरीर मतलब बार बार चीजों को उतारना है ना, इस तरह से किया। और फिर उन्होंने अपने चेले से 2 मटके मंगवाए। वो मटके मंगवाने के बाद उन्होंने एक नारियल लिया और नारियल को उनके शरीर पर घुमाने लगे। हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में इसको ओसारना बोलते हैं। तो वो उसको ओसारने लगे। इस नारियल को उन्होंने 21 बार उसारा और उस मटके में रख दिया। फिर उन्होंने कच्ची हल्दी ली, उसको उन्होंने 21 बार उसारा और उस मटके के अंदर रख दिया। फिर उन्होंने गुड़ लिया, उसको 21 बार उसारा और मटके में रखा। फिर नींबू लिया, 21 बार उसारा और उस मटके के अंदर रखा। सेम ही प्रोसेस उन्होंने दूसरे मटके के साथ किया और ये करने के बाद उन्होंने मटकों को भी उनके ऊपर से 21 बार उसारा। वो उसारने के बाद उन्होंने उसके अंदर और गुड़ के टुकड़े, हल्दी के टुकड़े रखे और उनको एक लाल कपड़े से बांध दिया। ये सब करने के बाद वो अपने मंत्र पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, साथ साथ कुछ और भी मंत्र पढ़े। और जैसे ये सब खत्म हुआ, एकदम से प्रिया बहुत तेज चिल्लाकर वहीं की वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद तो बाबा जी बोले कि अब सब कुछ ठीक है, इसे यहीं पर थोड़ा आराम करने दो, अभी थोड़ी देर के बाद इसको यहीं पर अपने आप होश आ जाएगा। इसके बाद बाबा जी ने सभी को हनुमान जी का प्रसाद दिया और जैसा आपके दिमाग में भी उत्सुकता है, वैसे इस पूरे परिवार के दिमाग में उत्सुकता थी कि आखिर ये सब हुआ क्या। तो उन्होंने जब बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने उन्हें ये सबसे शॉकिंग बात बताई। बाबा जी बोले कि जब आप 4 लोग बाड़मेर शादी में गए थे, तो आप लोग जब शादी से लौट रहे थे तो सभी लोग तैयार हो रखे थे, सभी लोगों ने परफ्यूम लगा रखा था। दूसरा, जब आप शादी से वहां निकले तो आप लोगों के हाथ में मिठाई थी जो आपको गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। आपकी गाड़ी जहां खड़ी हुई थी वहां पर कई सालों पहले एक हादसा हुआ था। उस हादसे में एक ट्रक एक्सीडेंट में एक माँ और उसके बच्चे की मौत हो गई थी और मौत हुई थी उसमें उस बच्चे का पैर कट गया था। वो दोनों ही गरीब घर से थे और उनका ठीक से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। अकाल मृत्यु होने की वजह से उन दोनों का ही प्रेत उसी जगह पर भटक रहा था। जब आप लोग शादी से अपनी गाड़ी पर आए तो गाड़ी पे आपकी बहू ने अपनी सासू माँ के लिए कार का गेट खोला और बोला आओ बैठो। उन्होंने बोला, ये भी बोला उन्होंने 2-3 बार। तो एक बार तो उन्होंने अपनी सास के लिए बोला, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने बोला तो ये आमंत्रण था उन दोनों के लिए। और उस मिठाई की वजह से, जिसमें सफेद मिठाई भी थी मेनली, उसकी वजह से वो आप लोगों के साथ आपके घर पर आ गए और फिर आप लोगों को परेशान करने लगे। इतने दिनों से तो आपके जो पितृदेव हैं वो आपकी परिवार की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ दिन और देर हो जाती तो वो इस लड़की को भी अपने साथ ले जाते और वो कहीं जाते नहीं, वो यहीं पर रहते, इसको भी अपने साथ रखते और फिर इस घर से कई और लोगों की जान जाती है। हनुमान जी की कृपा से सही समय रहते आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब आप चिंता ना करें, प्रभु की इच्छा से सब कुछ ठीक हो गया है। ये लड़की बिल्कुल ठीक है, उन दोनों को भी अपनी मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये दोनों मटके आप गाड़ी से वापस वहीं बाड़मेर उसी जगह पर जाओ जहां से आप इन्हें लेकर आए थे। गाड़ी की सीट पर इंसानों की तरह इन्हें बिठाकर लेकर जाओ। वहां पर जाने के बाद जिस जगह से ये लोग आए थे वहां पर आप जमीन के अंदर खड्डा खोद के इन दोनों मटकों को वहां पर गाड़ दो। उसके बाद मैं आपको गंगा जल दे रहा हूँ, उस गंगा जल को देखकर वहां पर छिड़कना और फिर उन्होंने एक मंत्र बताया, वो मंत्र बोलना और उसके बाद ढककर उसको बिना मुड़े, चाहे आपको कोई आवाज आए ना आए, कुछ भी हो, कैसा भी एहसास हो, मुड़ना नहीं है, बिना मुड़े गाड़ी में बैठकर वापस से अपने घर पर आ जाएं। इसके बाद आपका पूरा परिवार इस संकट से मुक्त हो जाएगा। और फिर ऐसा ही किया गया और उसको करने के बाद इनके परिवार से वाकई में वो टेंशन दूर हो गई। उसके बाद कभी भी प्रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये साइकोलॉजिकल बीमारी थी तो ये प्रोसेस करने के बाद ये बीमारी ठीक कैसे हुई। दूसरा, ये बहुत नॉर्मल है। हम लोग जब भी किसी शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम गेट खोलकर गाड़ी का सबको बोलते हैं कि आओ बैठो, लेकिन अगली बार जब आओ बैठो बोलो तो 2 बार पहले सोच लेना कि कुछ लोग वहां पर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और अगर गलती से आपने उनको आओ बैठो बोल दिया तो आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ऐसे केस हम लोगों ने पहली बार नहीं, पहले भी देखे हैं, जहां पर हम चलते फिरते जो नॉर्मल वर्ड्स यूज कर लेते हैं
उन्हीं के साथ-साथ हम कुछ ऐसी सुपर नेचुरल एंटिटीज़ को भी अपने साथ आमंत्रित कर लेते हैं और ये चीज़ हमें बाद में पता लगती है। तो क्या हम इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर कोई भी जहाँ जो भी इंसिडेंट हुआ, उसमें मुझे नहीं लगता किसी की गलती थी। ये शायद डेस्टिन्ड थे इस सुपरनैचुरल एंटिटी से इंटरैक्ट करने के लिए और ये सिर्फ़ एक बहाना था, ये एक मीडियम था कि चलते-चलते शादी से निकल के आप आए, गेट खोले और अपने परिवार वालों को बोला कि आओ बैठो, देर हो रही है और अपने साथ-साथ वो 2 बिन बुलाए मेहमान लेकर आ गए। तो इस तरह से एक परिवार का सामना हुआ एक सुपरनैचुरल एंटिटी से। आप लोगों को क्या लगता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और आगे से जब आप किसी शादी में किसी जगह जाएँ और आपके हाथ में स्पेशली सफ़ेद रंग की मिठाई हो, तो सोच समझ कर ऐसे शब्द बोलें, चलो, आओ मेरे साथ, आओ या आओ बैठो। वरना ऐसा हो सकता है कि आपके घर पर भी ऐसे कुछ मेहमान आ जाएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।